आई एम सलमान एहसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, आपको पता है कि एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कराऊंगा। ये बात आपको पता है कि एमसीक्यूज की सीरीज के पार्ट नंबर 2 है चैप्टर नंबर 3 का। तो इसके अंदर मैं कौन से एमसीक्यूज सोल्व कराऊंगा? पास्ट पेपर के एमसीक्यूज और सप्लीमेंट्री पेपर के एमसीक्यूज। और फिर जो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आएगा एमसीक्यूज की सीरीज में, उसके अंदर मैं एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो है आपकी बुक के, वो सोल्व कराऊंगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 में जो पास्ट पेपर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कराऊंगा वो 2010 से लेकर 2019 के पास्ट पेपर जो है वो इधर लिख दिए गए हैं। उसके अलावा सप्लीमेंट्री पेपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज जो है वो भी सोल्व कराऊंगा। याद रहे कि इनकी जो क्या कहते हैं पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। तो बेटा सबसे पहला एमसीक्यूज क्या दिया हुआ है? कह रहा है सम ऑफ द स्लोप ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस, ठीक है, ax² + 2hxy, ठीक है, प्लस by² = 0। तो ये वाली बात आपको पता है, ये इक्वेशन किसकी है? कॉम्बिनेशन लाइंस की इक्वेशन है। तो बेटा आपको ये वाली पता है सम ऑफ स्लोप का फार्मूला क्या होता है? ये वाली बात तो याद होनी चाहिए, फार्मूला मैंने बताया हुआ भी है, -2h/b। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक फार्मूला है। तो एमसीक्यू नंबर 1 जो है वो होता है कंप्लीट, उसका आंसर है ये। ठीक है स्टूडेंट, फार्मूला सिंपल याद हो गया, याद होना चाहिए, टिक कर दोगे। अब क्या कह रहे हैं? द टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है, इसकी दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्म दी हुई है। कह रहे हैं इनके अंदर टू लाइन है, अब वो बताओ क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, क्या है, ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या करेंगे दूसरे एमसीक्यूज में। सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी है 2h², ठीक है, -16hy + 2y² = 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी है। इसमें से सबसे पहले a की वैल्यू निकालें, h² के साथ जो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a होता है, ठीक है। तो इसके साथ b की वैल्यू निकालें, y के साथ जो लिखा होता है वो b होता है, ठीक है। अब इसके बाद निकालिए h की वैल्यू। तो बेटा h की वैल्यू की तरह देखें आप, अगर कंपेयर करें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, उसकी क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, आपको मैं बता देता हूँ। वो होती है ah² + 2hxy + by² = 0। ठीक है, आपने a की भी वैल्यू और b की भी वैल्यू निकाल ली, लेकिन h की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप इस टर्म और इस टर्म को कंपेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो जरा देखिए h की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 2hxy, ठीक है, जो वो दिया था, और जो आपको गिवन इक्वेशन दी उसके अंदर क्या लिखा है, -16hx, ठीक है जी, x लिखा। अब देखिए y से y कटा, x से x कटा, और ये 2 डिवाइड हो रहा है, 2 जब डिवाइड होगा तो ये भी कैंसिल आउट करके यहाँ पे 8 आएगा। तो आप जरा देखिए h की वैल्यू जो है वो क्या की आपके पास, -8 आ गई। a b और h की वैल्यू आ गई, सिंपल। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, ये कॉम्बिनेशन दिया, ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, क्या है। तो यहाँ पे आके आपको ये वाली बात पता होगी कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन फॉर्म में दो कंडीशन पढ़ी थी। सबसे पहली कंडीशन जो पढ़ी थी किसके लिए पढ़ी थी? कोइंसिडेंट के लिए पढ़ी थी, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे से क्या हो, कोइंसिडेंट कर रही हो। तो उसमें क्या थी, h² माइनस, ठीक है, ab = 0 आएगा तो हम बोलेंगे कोइंसिडेंट कर रही हैं। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी परपेंडिकुलर, पढ़ी थी कि जब कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगी तो a + b = 0 आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जरा वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं ये कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही। तो जरा देखिए h की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, -ab, a की वैल्यू क्या है, 2 और b की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 = 0। तो इसको सिंपलीफाई करें तो 60 बचेगा, 64 में से माइनस किया तो 60 आ गया, = 0। तो मुझे बताएं ये = 0 आया नहीं आया? इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन फॉर्म है, जो दो लाइन होगी एक दूसरे से कोइंसिडेंट नहीं कर रही। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब परपेंडिकुलर करना है, परपेंडिकुलर a और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 और 2 है, = 0। तो 2 और 2 कितना होगा, 4। अब मुझे बताएं परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन में जब आपने a और b की वैल्यू डाली = 0 आया नहीं आया? तो इसका मतलब क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन फॉर्म की जो इक्वेशन दी है इसके अंदर दो लाइंस होंगी, ना तो वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं और ना ही परपेंडिकुलर कर रही हैं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, जरा देखते हैं। इसका मतलब देखिए, ना तो ये परपेंडिकुलर है और ना ही ये पैरेलल की तो कंडीशन होती ही नहीं है कोइंसिडेंट के वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में, और ना ही कोइंसिडेंट है। तो इसका मतलब नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा आपने यहाँ पे ये टिक कर देना डी, ना ही तो ये परपेंडिकुलर है और ना ही ये पैरेलल है। तो सिंपल आपका जो आंसर बनेगा पार्ट नंबर 2 का वो ये बनेगा। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, फिर नंबर 3 में करना है। तो नंबर 3 एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर 0 0 2 0 एंड 0 4। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, हाफ x1 y11, ठीक है, फिर x2 y21 और फिर x3 y31। ठीक है जी, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल सी बात है, हाफ, इसके बाद डालते हैं वैल्यूज, यहाँ पे तो 1 1 आ जाएगा। भाई सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा वो देखें। तो भाई एमसीक्यू नंबर 3 में 0 0, ठीक है, x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 0, फिर x2 y2, तो भाई 2 और 0
फिर इसके बाद में ये आ जाएगा 0 और 4। अब आपको पता है इसको सिंप्लीफाई करें, क्या करना है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे जरा वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या लिखा है 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये गया, तो यहाँ पे आपके पास ये बच गया 0 1 4 1। फिर इसके बाद में -0, ठीक है जी। अगला लिखा, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये लाइन जाएगी, ये जाएगा, तो भाई ये गया और ये गया, तो आपके पास 2 0 1 और 1 बच गया। फिर इसके बाद में क्या है 1 आ जाएगा, तो +1। अब इसके बाद यहाँ पे क्या, ये गया और ये गया, तो ये 2 4 0 0, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखें क्या आएगा, हाफ। अब ये 0 जब इससे पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा। मुझे इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। +1, अब जरा देखिए इधर कैसे सोल्व करेगा, इसको सोल्व करने के लिए 4 2 8, ठीक है, -0 0, क्योंकि फार्मूले का आ जाता है यहाँ पे, आपको पता है इसको सिंप्लीफाई इसी तरीके से करते हैं। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, जरा देखिएगा, हाफ, जरा देखिएगा 0 खत्म 1 बच जाएगा और ये 8 बच जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड किया इससे, तो ये क्या ऊपर आ जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा वो आ जाएगा 4। और अक्सर कॉमन मिस्टेक बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि फार्मूले के अंदर ये हाफ को भूल जाते हैं, डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो वो आंसर 8 को टिक कर देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा 2 यहाँ पे डिवाइड होता है, फार्मूले के अंदर आ रहा होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बना यहाँ पे आपके पास 4 बन गया, तो दिस इज योर राइट आंसर। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे पेज हो गया खत्म, तो नया पेज लगाता हूँ, 1 मिनट रुक जाए। अब हम लोगों ने क्या करना है, चौथा एमसीक्यूज करना है। तो चौथा एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन प्रेजेंटेड 3x - y + y = 0 देन द पॉइंट 1, 2 इज लाई। अब क्या करना है, बेसिकली आपको एक लाइन की इक्वेशन दी गई है 3x - 4 + 5 = 0 और एक पॉइंट दे दिया गया है 1, 2। अब कह रहा है ये जो पॉइंट है इस लाइन की जो इक्वेशन दी है उससे ऊपर लाई करता है, नीचे लाई कर रहा है या ऑन द लाई कर रहा है। तो सिंपल आप बताऊं क्या करेंगे, ये जो ये पॉइंट ये बेसिकली x और y है। अब x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, अगर आपने ये जो वैल्यूज है पॉइंट जो है इसके अंदर पुट किया, अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है किसके ऊपर लाई कर रहा है, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर आपने ये पॉइंट लाइन के अंदर पुट करे और 0 से बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा अबव द लाइन होगा। और इसी तरीके से अगर ये पॉइंट आपने इधर पुट किया, ये वैल्यूज x और y की लाइन के अंदर पुट करी, और अगर आपकी वैल्यू x, अगर ये जो वैल्यूज कोई भी वैल्यू होगी आपकी, कुछ भी वैल्यू आ गई, वो जो वैल्यू होगी 0 से क्या होगी, छोटी होगी, तो फिर क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा 0 से बिलो होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक लाइन दी हुई है, ये जो चौथा एमसीक्यू है उसके अंदर आपको एक इक्वेशन दी हुई है और एक पॉइंट दिया है। कह रहा है कि बताओ अबव द लाइन है, बिलो द लाइन है, ऑन द लाइन है, या डज नॉट बोथ द साइड ऑफ द लाइन, यानी कि भाई बताओ कि जो पॉइंट है ऊपर है, नीचे है, या ऑन द लाइन है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया है ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो x और y की वैल्यू और x और y की वैल्यू इधर पुट करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो ये कंडीशन आपको पता है कि भाई क्या होगी, इक्वल टू 0 आए तो ऑन द लाइन, 0 से अगर बड़ा है तो अबव आएगा, और 0 से अगर छोटा है तो हम बोलेंगे बिलो द लाइन आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसको पुट करते हैं, लेकिन ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जब एक लाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब एक लाइन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पता कर देंगे ये जो पॉइंट इसके ऊपर बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वहां पे जो y का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर तो हम तो नॉर्मली तो यही पढ़ते हैं कि जो इक्वेशन है उसके अंदर x कोफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात याद होनी चाहिए कि यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट होगा वो y का जो कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। जरा देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, तो लिहाजा पूरी इक्वेशन को उस साइड पे भेज दूंगा। अब जरा देखिए क्या होगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये माइनस का तो इज इक्वल टू साइड पे जाके प्लस का, और ये प्लस का था इक्वल टू उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये चीज जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब पॉइंट आप पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कॉमन सी मिस्टेक होती है, अक्सर बच्चे ये करते हैं, फिर आंसर उनका गलत आता है, नंबर करते हैं। तो जरा देखें यहाँ पे आपने पूरे कोफिशिएंट चेंज करके y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो बेटा x की वैल्यू क्या है 1, तो 3 x की जगह 1 आ गया, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 2, तो आपने 2 पुट कर दिया, और -5 इक्वल टू 0, ठीक है। जो x और y की वैल्यू पुट कर दी, सिंपल, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 3 1 = 3 माइनस का प्लस 2 और -5 इक्वल करते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या आया, माइनस माइनस प्लस, तो -8 हो जाएगा, और प्लस 2 इक्वल टू 0, तो जरा देखिए माइनस कितना बचा, -7, ठीक है जी स्टूडेंट, सॉरी -6 आ गया, इक्वल टू 0। तो अब मुझे बताइए -6 0 से बड़ा होता है छोटा होता है, 0 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है लाइन से क्या होगा, बिलो होगा, नीचे होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, अबव आएगा या बिलो आएगा। अबव का मतलब होता है बड़ा, अगर ये 0 से बड़ा आता, प्लस का 6 होता तो बोलता भाई अबव है, लेकिन ये नीचे आया है, ठीक है। माइनस का मतलब बिलो होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है जी स्टूडेंट। अक्सर बच्चे अगर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो उनका आंसर अबव आ रहा होगा, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव कोफिशिएंट नहीं रखना होता, y का वो पॉजिटिव करना
करना होता है। ये बात जरा याद रख लेगा जो बच्चे कॉमन सी मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। अब करते हैं पांचवा एमसीक्यू। अब इसमें क्या कह रहा है टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म दिया, जनरल कॉम्बिनेशन फॉर्म दिया इक्वेशन की, विल बी कोइंसिडेंट। अब यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन याद होगी कि भाई जब दो कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर दो लाइन एक दूसरे से क्या हो रही हो, कोइंसिडेंट हो रही हो, तो वहां पे कौन सी कंडीशन लग रही होती है बेटा? तो सिंपल सी ये याद होनी चाहिए, मैंने आपको फार्मूले की शीट में पढ़ाई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो वहां पे कौन सी कंडीशन लगती है? ये वाली कंडीशन लगती है, सिंपल, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अक्सर बच्चे मैंने देखा ये लगा देते हैं प्लस वाला, उनको फार्मूला याद नहीं होता। तो ये याद रखिएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होता है कोइंसिडेंट। जब दो लाइनें एक दूसरे से क्या हो, कोइंसिडेंट मतलब टकरा रही हो, टच कर रही हो एक पॉइंट पे, तो ये कंडीशन लगती है एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं छठा। अब क्या कह रहे हैं? 3 पॉइंट ए बी सी और द कोलिनियर। अगर एक पॉइंट 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 हो जाता है। ये बात मैंने आपको बताई भी है, तो लिहाजा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर दो लाइन एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो फिर कौन सी कंडीशन लगती है बेटा? ये बताएं जरा मुझे। तो ये कंडीशन मैंने आपको फार्मूला शीट में बताई थी, वहां पे a1 a2 b1 b2 इक्वल टू 0 आता है। ये वाली कंडीशन आपकी सही होगी। ठीक है जी स्टूडेंट, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है जी, इसमें कोई समझने की बात नहीं, कंडीशन याद होनी चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। अब करते हैं 8 एमसीक्यू। तो इसमें क्या कह रहा है? टू लाइन प्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक बेसिकली कॉम्बिनेशन फॉर्म, जनरल कॉम्बिनेशन फॉर्म है एक इक्वेशन की। ठीक है जी, तो अब आगे देखते हैं, विल बी परपेंडिकुलर। तो भाई दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर कब होती है? ए प्लस बी कंडीशन। ये वाली बात भी आपको पता हो कि सिंपल फार्मूलाज के हमने लोगों ने पढ़ी है कि जब कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर, इक्वेशन के अंदर जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि 90 का एंगल बना रही, तो वहां पे जो कंडीशन लगती है ए प्लस इक्वल टू 0 आ रहा होता है, ए प्लस बी इक्वल टू 0 आता है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन। अब स्लोप ऑफ द लाइन बताना है 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो स्लोप बतानी है लाइन की और इक्वेशन दी है। तो भाई जरा देखते हैं कौन सा एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 9, उसमें आपको इक्वेशन क्या दी हुई है? 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे स्लोप बताना है। तो बेटा स्लोप मालूम कैसे करते हैं? जब आपको इक्वेशन दी जाती है माइनस a अपॉन b। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई a क्या होता है? x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और y क्या होता है? b क्या होता है? बेसिकली जो y के साथ कोफिशिएंट होता है। तो b के साथ y, यहाँ पे b की जो वैल्यू है माइनस b है, और फार्मूले के अंदर माइनस आया, तो माइनस से माइनस कटा, तो 3/5 क्या बन गया? आपका स्लोप बन जाएगा किसका? इक्वेशन की लाइन का। ठीक है स्टूडेंट, तो नो एमसीक्यूज के अंदर 3/5 आपका राइट आंसर होगा। तो 3/5 ये लिखा हुआ है, तो डी इज योर राइट आंसर। अब इसके बाद आगे देखते हैं 10वां एमसीक्यूज क्या है। तो 10वें एमसीक्यूज में कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइन। यानी कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, बता रहे कि इसकी लाइन, एक लाइन पैरेलल है, वो बताओ। तो बेटा ये वाली बात आपको पता है, मैं बताता हूँ कि 10वां एमसीक्यूज है। 10वें एमसीक्यूज में क्या दिया? 3x माइनस 5, ठीक है सॉरी गलत हो गई, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये आपको दिया ना 10वें एमसीक्यू में, ये क्वेश्चन दिया, कह रहा है अब इसके पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन मालूम करके बताओ। तो भाई बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको पता है कि पैरेलल लाइन के अंदर जो कोएफिशिएंट होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो 3x माइनस 5y रहेगा, लेकिन जो अब कांस्टेंट c होता है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें खुद ब खुद कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। तो जरा देखते हैं 10वां एमसीक्यूज कहाँ है। तो भाई देखें 3x माइनस 5 मिल रहा है, 3x माइनस 5 इसमें भी नहीं है, 3x माइनस 5 इसमें भी नहीं है, 3x माइनस 5 इसमें भी नहीं है, 3x माइनस 5 इसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर देखिए कैसे निकलेगा, मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। cx माइनस 10y और प्लस 15 इक्वल टू 0 होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो इक्वेशन बनी नहीं दी, ना तो यहाँ पे x के साथ 3 है और ना ही y के साथ यहाँ पे 5 आ रहा है, अगर मैं इसको टिक करता, लेकिन अब जरा देखिए अगर इसके अंदर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, अगर 2 मैंने कॉमन लिया, ठीक है, तो देखें 2 यहाँ पे कॉमन लूंगा 3 आ जाएगा, और 2 यहाँ से कॉमन लूंगा तो 5 आ जाएगा, और 2 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, नहीं लेता, तो जहाँ से कॉमन नहीं ले रहे थे तो वहाँ पे उसको डिवाइड कर देते हैं उस टर्म को, इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई जाके मैंने डिवाइड कर दिया 0 से, तो वो हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जरा देखिए जो इक्वेशन मैंने बताई थी कि पैरेलल लाइन के 3x माइनस 5y होना चाहिए, तो 3x माइनस 5y हो गया, कॉमन लिया तो बन गया, और c तो आपको पता है डिफरेंट हो गई होगा, तो लिहाजा ये जो भी हो वैल्यू वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन शुरू के जो कोएफिशिएंट हो वो सेम होने चाहिए, तो ये से कंपेयर हो रहे, तो लिहाजा यही इक्वेशन बनेगी, तो यही इक्वेशन बन रही है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, सिंपल। अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, द लाइन 4x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन। यानी कि अब ये एक लाइन दी है, अब इसकी परपेंडिकुलर फॉर्म बतानी है, तो लिहाजा यहाँ पे पेज हो गया खत्म, तो 1 मिनट दीजिएगा नया पेज लगा लूँ। अब हम लोगों ने 11वां एमसीक्यूज कर रहे थे, तो बेसिकली इसमें हमें इक्वेशन दी है 4x, ठीक है, 4x प्लस 5y, ठीक है जी, और प्लस 2 इक्वल टू 0।
ठीक है, ये आपको दी हुई इसकी परपेंडिकुलर फॉर्म बतानी। तो आपको पता है कि एक इक्वेशन उसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन मालूम करनी, तो क्या करते हैं, सबसे पहली बात है परपेंडिकुलर बनानी। तो परपेंडिकुलर में x का कोफिशिएंट है वो y का बन जाता है, और जो y का कोफिशिएंट होता है वो x का बन जाता है। तो जरा करते हैं, तो देखें y के साथ जो कोफिशिएंट लिखा था वो x के साथ लिख दिया, और x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा था वो मैंने y के साथ लिख दिया। लेकिन ये वाली बात पता है, जो कोफिशिएंट y का होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो लादा माइनस था प्लस था तो माइनस कर दिया, ठीक है। और प्लस c, अब प्लस c चेंज होता है, यहाँ पे 2 था ना, c की वैल्यू कोई ना कोई चेंज होगी, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ये कंपेयर करके अपनी इक्वेशन मालूम कर सकता हूँ, ठीक है जी स्टूडेंट। तो चले जी आए, तो भाई 11वें एमसीक्यू में 5 और -4, 5 - 4 इसमें भी नहीं है, नहीं होगा भाई। 5 - 4 इसमें नहीं है, तो 5 - 4 इसके अंदर है, ठीक है जी स्टूडेंट। और यही आपका राइट आंसर होगा, बी इज योर राइट आंसर। तो 5 - 4 और प्लस सी, सी यहाँ पे 2 दिया हुआ, यहाँ पे 3 है। 3 आपको पता है सी की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट टर्म जो होती है वो तो चेंज होती है, लेकिन हम शुरू की टर्म को कंपेयर करके अपना राइट आंसर मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके 11 होता है कंप्लीट। अब 12वें की बारी है। तो 12वें में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी व्हेन एबीसी आर द कोलिनियर, यानी कि आपको पता है जब पॉइंट कोलिनियर हो, एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, 0। तो यहाँ पे आपने सिंपल 0 को टिक कर देना है 12वें के अंदर। अब उसके बाद चलते हैं द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे आपको एंगल मालूम करना है, कॉम्बिनेशन फॉर्म दी हुई है, यानी कि दो लाइन की कॉम्बिनेशन फॉर्म जो है वो ये होती है। अब इनके दरमियान में एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करना है, आपको पता है कॉम्बिनेशन फॉर्म से कैसे मालूम करते हैं, तो जरा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेता हूं, 3x², ठीक है, प्लस 8xy माइनस 3y² इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन दे दी। सबसे पहले यहाँ पे मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 3 है, फिर b की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास माइनस है, क्योंकि आपको पता है y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ये होता है। और h की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 2hxy जो जनरल फॉर्म होती है कॉम्बिनेशन फॉर्म की, उसको कंपेयर करेंगे इस टर्म के साथ, ठीक है, क्योंकि ये सी के कंपेयर आएगी। तो x y से y, x से x कैंसिल आउट, 2 से ये मैंने काटा तो 4 आ गया। तो यहाँ पे h की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, a b और h की वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पे एंगल मालूम करना है जो इसके अंदर कहा है। तो वो एंगल मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2√bh² माइनस ab अपॉन a प्लस b आता है, ठीक है स्टूडेंट। ये एक फार्मूला था, आपको पता है दो एंगल कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर दो इक्वेशन के दरमियान में एंगल मालूम करने के लिए। तो जरा वैल्यू पुट करते हैं, जरा देखिए 2√h की वैल्यू क्या है 4, तो आपको पता है h का स्क्वायर करना, तो h यानी 4 है, 4 का स्क्वायर क्या 16 माइनस ab, तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस क्योंकि ये माइनस का है तो ये जो साइन है प्लस का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। डायरेक्ट करो, समझ आ रही होगी बात। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, जरा देखिएगा ये क्या हो जाएगा, √25 अपॉन 0, ठीक है जी स्टूडेंट। तो डोमिनेटर में क्या आ गया 0, उसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 ऊपर √5 अपॉन 0 और 10 अपॉन 0 आ जाएगा। अब ये वाली बात आपको पता है स्टूडेंट कि भाई जब डोमिनेटर के अंदर क्या आता है 0 होता है, ठीक है जी स्टूडेंट। डोमिनेटर के अंदर 0 होता है, ये किसके बराबर हो जाता है, इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखें आपको क्या मालूम करना है, टेंजेंट थीटा मालूम करना है। तो ये वाली बात आपको पता है कि यहाँ पे क्या एंगल रखूंगे, मेरा एंगल इन्फिनिटी आता है। आप टेंजेंट 90 कब, टेंजेंट 90 अगर रखते हो, ये वाली बात आपको पता होगी कि टेंजेंट अगर मैं 90 रखूं तो मेरा आंसर इन्फिनिटी आता है, ठीक है जी स्टूडेंट। अगर आप टेंजेंट इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू आप तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ये बात आपको याद होनी चाहिए कि टेंजेंट पे अगर मैं यहाँ पे 90 रखता हूं तो मेरा आंसर इन्फिनिटी आता है। तो लिहाजा आपको यहाँ पे क्या मालूम करना है, एंगल। तो लिहाजा थीटा जो है आपका 90 आ रहा है, तो इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर वो 90 होगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकालेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 13 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ये, ठीक है स्टूडेंट। अब 14वां एमसीक्यूज रह गया। तो 14वें एमसीक्यूज में क्या कह रहा है वो जरा देख लेते हैं। तो बेटा इसमें कह रहा है द लाइन 2x + 3y + 6 इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। 14वें एमसीक्यूज में आपको ये एक लाइन दी हुई है 2x + 3y + 6 इक्वल टू 0, इसकी परपेंडिकुलर फॉर्म बतानी है। तो बेटा परपेंडिकुलर फॉर्म मालूम करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि भाई x का जो कोफिशिएंट है वो y का बन जाता है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, और ये x के साथ जो x के साथ लिखा है वो y के साथ लिख दिया गया, ठीक है। प्लस c कोई ना कोई कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म होगी, वो मैं अभी नहीं लिख रहा फिलहाल, लेकिन जरा देखें भाई जो y के साथ था वो x के साथ लिख दिया, जो x के साथ था वो y के साथ लिख दिया, और इसका साइन हो जाएगा चेंज, वो जैसे प्लस था तो माइनस कर दिया। ये अब हम इसको कंपेयर करते हुए यहाँ से परपेंडिकुलर इक्वेशन जो बन रही होगी वो मालूम कर लेंगे। तो जरा देखें 3 - 2, तो 3 - 2 3 - 2 3 - 2 ये रहा 3 - 2। तो जरा देखिए 3 - 2 यही वाली वैल्यू बन रही है, और वैल्यू यहाँ पे c की क्या है 6 है, और यहाँ पे 9। आपको पता है c तो डिफरेंट होते ही होते हैं, तो हम शुरू की दो वैल्यूज को कंपेयर करके हम अपनी इक्वेशन फॉर्म मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके आपके पास पेपर के एमसीक्यूज होते हैं कंप्लीट। अब रह गए एमसीक्यूज सप्लीमेंट्री के। तो चलें सप्लीमेंट्री के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोगों को सप्लीमेंट्री एमसीक्यूज करने हैं। तो बेटा अब मैं एक बात बता दूं कि सप्लीमेंट्री एमसीक्यूज के अंदर ज्यादातर एमसीक्यूज यही थे जो कि मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, यानी कि मेन आइडिया मेन फार्मूला यही लग रहे होंगे, थोड़ी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो लादा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, वहां से आप एमसीक्यूज डाउनलोड कर सकते हैं जो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहली बात होगी ये
लेकिन उन सप्लीमेंट्री एमसीक्यूज के अंदर कुछ फार्मूलाज ऐसे थे, कुछ एमसीक्यूज ऐसे जो थोड़े डिफरेंट थे, थोड़े ट्रिकी थे, तो लिहाजा वो मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे, वो आपको मैं अलग से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ये सबसे पहली चीज जो मुझे डिस्कस करनी है सप्लीमेंट्री के अंदर, वो जरा देख लेगा। ये वाला एक फार्मूला है बेटा, सबसे पहला ये जो फार्मूला है, फार्मूला क्या, डिस्टेंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अप अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमें डिस्टेंस मालूम करना हो एक पॉइंट से लेके एक लाइन की इक्वेशन दी गई हो। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा आपको एक एमसीक्यूज दिलता है कि आपको एक पॉइंट दे दी जाता है और एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाती है, कहता है कि इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का जो ये डिस्टेंस है ये मालूम करके दो। तो उसके दरमियान में हम ये एक फार्मूला जो हम यूज करते हैं, जो आपको याद होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फार्मूला आप याद कर लें। तो इसकी एक एग्जांपल यानी कि एमसीक्यूज जो आपको दिया हुआ है, ये बहुत बार एमसीक्यूज आया सप्लीमेंट्री में, लेकिन रिपीट हुआ है, तो डिफरेंट जो एक वैल्यू वो मैंने लिख ली है यहाँ पर, और बाकी जो है आप ये जो एक समझ लेंगे, तो उसके बाद जो आगे के जितने भी होंगे वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखें डिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, आपको डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या है 0 0। ठीक है, और टू दी लाइन, अब एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन दी गई है। ठीक है, जो डिस्टेंस टू पॉइंट थी और दैट लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या दी है, 3x - 4y 4 = 0। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। तो जरा बताएं, ये x और y की वैल्यू बन गई, और a की वैल्यू क्या बन गई, x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है 3 वो a बन गया, b का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 बन गया, जो y के साथ लिखा है वो b बन जाएगा, और c यहाँ पे आपके पास -4 बन गया। तो a b c की वैल्यू आपने इक्वेशन से निकाली और x और y की वैल्यू आपने पॉइंट से निकाली। अब ये वैल्यू इधर पुट करें और आप इसका डिस्टेंस मालूम कर लें। तो भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस आपको पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स, अब इस एक्स मल्टीप्लाई और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास -4 और सी वाई की वैल्यू आपके पास 0। ठीक है जी स्टूडेंट, फिर उसके बाद में प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे -4, तो आपने यहाँ पे -4 कर दी, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो a 3 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -4। तो सिंपल, तो वैल्यू पुट करना आपको समझ आ गई होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 0 0 4 0 0 और यहाँ पे प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर किया, क्या आया जरा देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर किया, यहाँ पे आगे हमारे पास 16 और माइनस हो जाएगा खत्म, ऊपर पावर थी इवन, ऊपर आपके पास -4 बचा, अंडर रूट आपके पास 25 बचा, और ये -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 ले तो ये 5। तो लिहाजा आपका जो डिस्टेंस आया बिटवीन दैट पॉइंट टू दैट लाइन, तो आपका -4 अपॉन 5 आया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया -4 अपॉन 5 का। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक पॉइंट से और एक लाइन का जो डिस्टेंस है इस फार्मूले को यूज करते हुए आपको निकालना आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आप सप्लीमेंट्री जब एमसीक्यूज देखेंगे तो वहां पे आपको इजी लग जाएगा। अब उसके बाद कुछ और एमसीक्यूज हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करने हैं, तो जरा वो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो आपके 2017 के सप्लीमेंट्री में आया, वो क्या है, द एंगल फॉर्म बाय द x इक्वल टू -4। ठीक है, x इक्वल टू y लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली आपको इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो भाई एक ऐसी लाइन जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू y दी हो या y इक्वल टू x लिखी हो, ठीक है, बात एक ही है, तो उसका एंगल क्या बन रहा होता है, उसका एंगल 45 बन रहा होता है। बस ये याद रख लें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिटेल में मत जाएं। ठीक है जी स्टूडेंट, इन फ्यूचर आपके पास आ सकते हैं, डिटेल में जाएंगे उतना परेशान होंगे। यहाँ पे बस आप याद कर सकते हैं कि भाई एक इक्वेशन है, उस एक लाइन की इक्वेशन ये दी गई हो, तो उसकी एंगल जो बन रहा होगा उस लाइन का, ठीक है, वो क्या बन रहा होगा 45। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो ये एमसीक्यू याद कर लें, 2017 सप्लीमेंट्री में आया है। अब उसके बाद 2016 की सप्लीमेंट्री में क्या आया हुआ है, द पेयर ऑफ द लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और द कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, बेसिकली ये आपको बात पता है कि भाई जब दो कॉम्बिनेशन फॉर्म ये है एक लाइन की, ठीक है, वो एक दूसरे से कोइंसिडेंट कर रही हो, तो कोइंसिडेंट की वो क्या कंडीशन होती है, वो ये होती है h स्क्वायर माइनस ए बी, ये कंडीशन होती है। ये बात आपको याद होगी। तो ये मैंने क्यों लिखा है, बेसिकली ये बेटा इसीलिए लिखा है 2016 के सप्लीमेंट्री के अंदर ये एक चीज आई थी कि वहां पर ये कंडीशन नहीं लिखी थी, वहां पर ये कंडीशन लिखी गई थी, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो बेटा जरा देखेंगे, माइनस का इक्वल टू उस साइड पे जाके इस तरीके से प्लस का हो जाएगा ना, तो लिहाजा इस कंडीशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो 2016 के सप्लीमेंट्री में ये इस तरीके से, यानी कि आंसर तो यही है, सही है, लेकिन उसको इस तरीके से लिखा गया था, तो लिहाजा ये चीज नहीं दी गई थी, ये चीज दी गई थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो यहाँ उम्मीद है कि इस कंडीशन को इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं और ये आपका राइट आंसर होगा जब दो लाइन एक दूसरे से कोइंसिडेंट कर रही होंगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया। अब हमारी बात है तीसरे की। अब ये कब आया, 2015 के सप्लीमेंट्री में आया हुआ है। क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ अ लाइन ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन से हम स्लोप कैसे मालूम करते हैं बेटा, आपको पता है कि m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a, y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b। तो ये तो बात पता होगी, लेकिन यहाँ पे अक्सर बच्चे छोटी सी मिस्टेक कर गए थे। वो क्या कर गए थे, जरा देखिएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी,
ए की एक्स के साथ ए लिखा हुआ है, आपने ए लिख दिया, बेहतरीन हो गया। वाई के साथ क्या लिखा है माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी आएगा और ये फार्मूले का माइनस माइनस, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो आपका जो स्लोप बनेगा वो क्या बना ए अपॉन बी। तो आपका जो स्लोप ऑफ दैट लाइन होगा वो क्या होगा ए अपॉन बी होगा। अक्सर बच्चे माइनस लिखे हुए थे तो लिहाजा ये कॉमन मिस्टेक जो बच्चों ने की हुई थी, इसकी वजह से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका जो स्लोप निकलेगा, बेसिक आइडिया तो बेसिक फार्मूला तो वही था, बड़ा आसान था, लेकिन ये थोड़ी सी ट्रिक थी वो बच्चों को नहीं पता थी, मिस्टेक कर रहे थे ज्यादातर बच्चे, तो इसलिए ये मैंने एमसीक्यूज यहाँ पे डिटेल के अंदर करवा रहा हूँ कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज दैट। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल फार्मूले से निकलेगा m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी के, आपने पढ़ा है। अब लास्ट एमसीक्यू रह गया, वो क्या है जरा देख लें। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज नेगेटिव, अब स्लोप ऑफ द जो लाइन होता है वो नेगेटिव क्या है बेटा, स्लोप ऑफ लाइन यानी कि एक स्लोप है उसका नेगेटिव वैल्यू है, तो वो स्लोप जो होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, डाउन अर्थ जा रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, और पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव स्लोप होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये होता है, यानी कि अब इनका जो एंगल बन रहा होता है वो क्या होता है, ये जरा याद कर लें। आपका जो एमसीक्यूज आया हुआ है, स्लोप ऑफ द लाइन इज नेगेटिव, यानी कि एक स्लोप का लाइन अगर नेगेटिव होगी तो वो कौन सा एंगल इंक्लिनेशन बना रहा होगा। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल क्या बना रहा होगा, तो आपने जरा पढ़ा होगा ये इस साइड पे बन रहा है तो उसको बोलते हैं ऑब्स्टिक्यूल एंगल। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो ऐसी लाइन, ये वाला तो आपके एमसीक्यूज में आया हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर अगर यहाँ पे आएगा अगर पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज क्या दिया, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज नेगेटिव, तो वहां पे क्या एंगल बन रहा होता है, इंक्लिनेशन क्या बन रही होती है, ऑब्स्टिक्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्स्ट्यूज एंगल बन रहा होता है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर आप बोलेंगे एक्यूट एंगल बन रहा होगा, और एंगल को हम पॉजिटिव जो क्या बोलते हैं स्लोप होता है उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर होते हैं, तो इसका जो एंगल होता है कुछ इस तरीके से बन रहा होता है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो मेन बात यह है कि अगर स्लोप ऑफ लाइन नेगेटिव होगा तो ऑब्स्ट्यूज एंगल बन रहा होता है, और स्लोप ऑफ लाइन अगर पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव लिखा होता तो एक्यूट एंगल बनेगा। तो आपके पेपर के अंदर सप्लीमेंट्री के अंदर 2000 पता नहीं 14 था मेरे ख्याल से, याद आ रहा है, तो उसके अंदर ये जो एमसीक्यूज है वो नेगेटिव था, तो लिहाजा आपने ऑब्स्टिक्यूल कहना है, लेकिन इन फ्यूचर अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो आपने एक्यूट एंगल कह सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपके सप्लीमेंट्री एमसीक्यूज भी होते हैं कंप्लीट, तो यहाँ पे आपको मैं मशवरा दूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका भी लिंक होगा और इसके अलावा सप्लीमेंट्री का भी लिंक होगा, तो आपने उनकी खुद प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। यहाँ पे मैं आपको अल्लाह हाफिज कहता हूँ।